तुम्हारी माँ का प्यार सर्वोपरि है। प्रोहाल, हमेशा अपनी माँ की बात सुननी चाहिए और उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। मुझे माफ करें, मैं फिर कभी अपनी माँ को दुख नहीं पहुँचाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। हाँ प्रोहाल, अपनी माँ के पास जाओ। मेरे बच्चे, अपने आप पर भरोसा रखो, साहस अपनाओ, किसी भी मुसीबत से मत डरो जो तुम्हारे रास्ते में आए। एक दिन तुम्हें अपने सभी जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अभी वह समय नहीं है। अभी अपनी माँ के पास जाओ, मेरा दोस्त तुम्हें रास्ता दिखाएगा। ठीक है दादाजी, चलो माँ के पास चलते हैं। ड्रिगो, माँ मेरी चिंता कर रही हैं। उधर रेभानी बारिश और चिंता दोनों में भीगी हुई अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार के पास खड़ी थी। उनका दिल चिंता के भार से दबा हुआ था। जैसे ही सुथन वापस आए, छाया उनके निराश चेहरे पर थी। मुझे खेद है रेभानी, हम उसे खोज नहीं सके। मैं यहाँ से गुफा में और गहराई में जाने वाला हूँ। मैंने गहराई से कुछ आवाजें सुनी हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी सुथन। जहाँ अनिश्चितता की दीवारें उम्मीद को धीरे धीरे घेरने लगी थीं, उसी क्षण गुफा की गहराइयों में एक हल्की सी आवाज फूटी, एक मासूम भौंक जो जैसे अंधकार को चीरती चली गई। ड्रिगो, उसके मुंह में रबर की गेंद थी। उस दृश्य ने जैसे सबकी सांसों में फिर से जीवन भर दिया। एक पल में गुफा का सन्नाटा खुशी की चमक से भर गया। ड्रिगो के साथ कदम मिलाते हुए प्रोहाल छायाओं से बाहर आए। उनकी मौजूदगी ने जैसे डर को भगा दिया और सबके चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। रेभानी की आंखों में आंसू चमक उठे। वह बिना सोचे आगे दौड़ी, अपने बेटे को एक कसकर भावनाओं से भरे आलिंगन में समेटते हुए। उस क्षण जैसे समय ठहर गया हो। अब तू ही बना मन दुलारा, मैं हूँ तेरी माँ सबसे प्यारा। तुझे हर पल मेरा मन पुकारे, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ रे। तुम कहाँ थे प्रोहाल? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। रेभानी और प्रोहाल का वो आलिंगन चिंता की सीमाओं से परे था। वह एक माँ और बेटे के बीच के अनकहे प्यार की गहराई को बयां कर रहा था, और प्रोहाल के हाथों की खरोंचें उनकी संघर्ष भरी यात्रा की मूक गवाही दे रही थी, और हर निशान रेभानी के दिल में उतर रहा था। क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी प्रोहाल? उसकी आवाज में कांपती हुई चिंता थी, पर आंखों में राहत की चमक। उस गुफा की ठंडी हवा में माँ के आलिंगन ने जैसे सारी थकान, सारा भय पिघला दिया। उधर ओमुद्री के चेहरे पर सख्ती थी। उसकी आंखें प्रोहाल पर टिक गईं, जैसे बिना बोले 100 बातें कहना चाहती हों। उसकी भौहें सिकुड़ी, होंठ हल्के फूले हुए, पर आंखों के कोनों में वही नटखट चमक थी। उसने सिर थोड़ा मोड़ लिया, जैसे कहना चाहती हो, अब बात मत करना मुझसे। लेकिन भीतर कहीं उस सख्ती के पीछे एक अनकही सच्ची परवाह छिपी थी, वो जो उम्र के साथ समझ में आती है, पर बचपन में बस महसूस होती है। प्रोहाल अपनी असाधारण यात्रा सुनाने लगे। आवाज में उत्साह, आंखों में चमक। उनके हर शब्द के साथ सबके चेहरे बदलते गए। विस्मय की लहरें जैसे एक एक कर उनके मन में उतर रही थीं। ऐसा लगा मानो आश्चर्य की एक अदृश्य टेपेस्ट्री उनके सामने ही बुन रही हो। हर धागे में प्रोहाल के अनुभवों की गर्माहट और रोमांच धड़क रहा हो। रेभानी, उनकी मातृ चिंता अटूट, प्रोहाल की देखभाल करती रहीं। उनके इशारे प्रेम और राहत की एक सिम्फनी थे। प्रत्येक स्पर्श उनकी भावनाओं की गहराई को प्रतिध्वनित कर रहा था। काव्या उनके बगल में खड़ी आश्चर्य और राहत के मिश्रण के साथ देख रही थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति, तो इसका मतलब ओमुद्री सही थी। प्यारी ओमुद्री, तुम्हें कैसे पता था कि यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है? मुझे नहीं पता माँ, मैंने पहले क्या कहा था याद भी नहीं। यह संभव है कि कुछ साधु अभी भी यहाँ रहते हैं। चाहे जो भी हो, हमें प्रोहाल मिल गया, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। हम सभी बहुत चिंतित थे। प्रोहाल, बिना बताए कहीं मत जाया करो। पहले अपनी माँ या किसी बड़े को बताना जरूरी होता है, समझे? मुझे क्षमा करें माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ प्रोहाल, मुझे फिर कभी यूं मत डराना। आंखों में आंसू लिए रेभानी ने प्रोहाल को अपने करीब थामे रखा। एक माँ के प्यार की वह गहरी प्रतिध्वनि गुफा की खामोशी में फैलती चली गई, जैसे पूरी जगह भावनाओं से भर उठी हो।
भावनात्मक आदान प्रदान के बीच प्रोहाल ने ओमुद्री की बड़ी गुस्साई नटखट आंखों को महसूस करते हुए उसकी ओर नजर उठाई। उस नजर में छिपी डांट ने उसके भीतर हल्की सी घबराहट जगा दी। मुझे पता है तुम कैसे हो, इसलिए ही ना हम सबको छोड़कर ऐसे चुपचाप भाग गए थे। उस पल की हलचल शांत होते ही गुफा की नर्म रोशनी में सबकी नजरें फिर से प्रोहाल पर टिक गईं। उसी समय उसकी कलाई पर बंधा सुरक्षात्मक धागा सबको दिखाई दिया। माँ रेभानी की चौकस आंखें उस धागे पर ठहर गईं, जैसे उन्हें कोई नया रहस्य दिख गया हो। यह तुम्हें किसने दिया प्रोहाल? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने। हाँ माँ, उस दादाजी ने कहा था कि ये मेरी रक्षा करेगा। यह एक सुरक्षा धागा है रेभानी, किसी ज्ञानी व्यक्ति का दिया हुआ अनमोल सा उपहार। सब ठीक है, अब चलो घर वापस चलते हैं। सभी गुफा से बाहर निकले। बाहर की ताजा हवा में कदम रखते ही एक भविष्यवादी चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। नोभा विंग, एक आकर्षक उड़ने वाली कार। समूह ने विशाल कार के भीतर सहजता से खुद को व्यवस्थित किया। पीछे प्रोहाल और रेभानी, बीच में सूथन और काव्या, और आगे विश्वनाथ और ओमुद्री। जैसे ही सभी अपनी जगहों पर शांत हो गए, नोभा विंग हल्की गुनगुनाहट के साथ ऊपर उठी। गुफा का अंधेरा पीछे सरकता गया और सामने खुलती वादियों की ओर उड़ती हुई यह फ्लाइंग कार सामोरा गांव की दिशा में बढ़ चली। अपने साथ नई उम्मीदें, अनकही भावनाएं और एक नई शुरुआत की आहट लिए। उधर गुफा की अनदेखी धुंधली गहराइयों में एक और कहानी जन्म ले रही थी। ओश्रुथम अपने शांत प्रार्थना स्थान में खड़े थे, एक प्राचीन पत्थर के सामने, मानो युगों की स्मृतियां उसी पर अंकित हों। उनके पास शक्तिशाली भ्रुकुट अटूट निष्ठा से खड़े थे, जैसे इस संसार में ओश्रुथम उनके एकमात्र साथी हों। मैं तुम्हारी उदासी समझता हूं भ्रुकुट, लेकिन मेरा विश्वास कहता है यह लड़का वही है जिसे खोजते खोजते युग बीत गए। हर संकेत, हर हलचल उसी दिशा की ओर इशारा कर रही है। हमारे लंबे सफर का अंतिम उद्देश्य अब पास है। ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली है भ्रुकुट। अब बस उसकी करुणा के प्रकट होने का समय है। समय आ गया है। आज मेरे भीतर वर्षों बाद एक अनोखी शांति है। चलो उठते हैं, एक नया ठिकाना खोजते हैं। तूफान आने वाला है और जब वह आएगा हमें तैयार रहना होगा। चलो एक नया घर खोजते हैं भ्रुकुट, जहां आने वाले दिनों में हमारी भूमिका फिर से शुरू होगी। भ्रुकुट ने शांत भाव से अपनी आंखें बंद कर ली। स्वीकृति, भरोसे और अनकहे संबंध का संकेत। ये दोनों कौन हैं? उनकी कहानी कहां से शुरू हुई, कहां खत्म होगी? इसका उत्तर केवल एक ही जानता है, समय। सामोरा की ढलती शाम के आलिंगन में गांव पहुंचते ही प्रोहाल, ओमुद्री और छोटी सादरी खेल में मग्न हो गए। उनकी हंसी जीवंत गांव में प्रतिध्वनि बनकर फैल गई। थोड़ा दूर शांत आश्रम के पुराने घर के भीतर काव्या और रेभानी साथ बैठकर धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही थी और प्रोहाल, ओमुद्री और छोटी सादरी के साथ गांव के जीवंत आलिंगन में मग्न थे। ये लो ओमुद्री, देखो, जैसी तुम कह रही थी वैसी ही एक गेंद मुझे मिल गई और दिखने में इतनी अच्छी नहीं है, पर हम इसके साथ खेल सकते हैं। लगता है भगवान ने हमारी बात सच में सुन ली। चलो अब इसके साथ खेलते हैं। तुम किसी को बताए बिना क्यों चले गए? उसकी जिज्ञासा में नाराजगी का एक संकेत हवा में घुल गया। ठीक है, चलो खेलते हैं। रुद्र मंदिर के केंद्र में प्रोहाल, ओमुद्री और इसाद्री ने खेल और हंसी के लिए एक जगह पाई। देखो इसाद्री, हमारे पास एक गेंद है। एक शरारती मुस्कान के साथ इसाद्री ने गेंद को हवा में उछाल दिया। प्रोहाल ने देखा कि इसाद्री की नजरें अब भी उसकी एआई होलोलिंक घड़ी पर टिकी थीं। उसकी उस मासूम जिज्ञासा को समझते हुए हल्के से मुस्कुराया, जैसे दोनों के बीच बिना शब्दों का एक छोटा सा रहस्य साझा हो गया हो। डिवाइस को इसाद्री की ओर बढ़ाते हुए प्रोहाल ने नरमी से कहा, मैं भूल गया था इसाद्री, अब से यह तुम्हारी है। यह बहुत मददगार है, दुनिया के बारे में सब जानती है और मेरे बारे में भी सब कुछ। तुम इससे कोई भी सवाल पूछ सकती हो, मैं बाद में एक और ले लूंगा। मेरे पास भी बहुत सारे नए सवाल हैं, सबके जवाब चाहिए मुझे। इसाद्री, इसे कभी मत फेंकना, ठीक है? और
और हाँ, ये मेरा प्यारा दोस्त है। अब ये तुम्हारा भी दोस्त बनेगी। हाँ ठीक है, ये अब मेरी है। सामने हो रही इस प्यारी बातचीत को ओमुद्री देख रही थी। उसकी हल्की मुस्कान कुछ अंदर ही अंदर कह रही थी, जैसे दिल में कोई छोटी सी राहत खिल उठी हो। उधर इसाद्री फिर से खुशी खुशी गेंद का खेल शुरू कर चुकी थी। छोटे कदम, छोटी हंसी और हवा में उछलती गेंद। लेकिन अगले ही पल खेल में मजेदार हलचल मच गई जब ड्रिगो अचानक दौड़ता हुआ आया, गेंद को मुंह में दबाया और मंदिर के पीछे की तरफ भाग गया, जिससे वहां हंसी और दौड़ भाग की एक नई हलचल फैल गई। यहाँ आओ ड्रिगो, मुझे गेंद दे दो। ओमुद्री हंसते हुए पीछे भागी और उसकी पुकार शाम की हल्की चमक में घुलकर रुद्र मंदिर के आसपास के माहौल में खुशी की एक और परत जोड़ गई। ओमुद्री ड्रिगो के पीछे दौड़ती हुई खेल के जोश में आगे बढ़ी, पर अचानक उसका पैर फिसला और वो हल्के से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। हमेशा की तरह सतर्क प्रोहाल ने ओमुद्री को गिरते देखा और तुरंत उसकी तरफ भागा। चेहरे पर साफ चिंता झलक रही थी। ओमुद्री, तुम्हें चोट लगी क्या? उसकी आवाज में गहरी सच्ची चिंता थी। हाँ, थोड़ा दर्द हो रहा है। ओमुद्री ने अपना खरोंचा हुआ हाथ संभालते हुए हल्के से सिर हिलाया, दर्द सहते हुए भी शांत। कुछ नहीं होगा, देखना, मेरे पास एक उपाय है। ओमुद्री चुपचाप उसे देखती रही जब प्रोहाल ने अपने हाथ से बंधा हुआ सुरक्षा धागा उतारा और धीरे से उसकी ओर बढ़ाया। अब इसे पहन लो ओमुद्री, यह तुम्हारा रक्षक है। तुम दोबारा नहीं गिरोगी, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। यह तुम्हें किसने बताया? ओ श्रुथम दादाजी ने, याद है। अपना हाथ दो, मैं बांध दूंगा। एक पल की झिझक के बाद ओमुद्री ने अपना हाथ बढ़ाया, प्रोहाल में अपना विश्वास दिखाते हुए। धीरे से प्रोहाल ने माला ओमुद्री की कलाई पर बांधी, जैसे किसी साधारण धागे में सुरक्षा और एक छोटे पवित्र वादे की गर्मी समा गई हो। रुद्र मंदिर की शांति में यह पल दोनों के बीच एक नया भरोसा चुपचाप गढ़ गया। तो क्या तुम अब एक अच्छे लड़के बन गए हो? हाँ, मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें या माँ को कभी दुख नहीं दूंगा। दादाजी ने कहा था, हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। लगता है तुमने उनसे कुछ सीखा। ढलती रोशनी में ओमुद्री ने प्रोहाल के नए समझदार शब्दों को सुनते हुए हल्का सा सिर हिलाया, एक छोटी मुस्कान के साथ, जैसे उसके भीतर आया बदलाव उसे साफ दिख गया हो। प्रोहाल की मुस्कान बनी रही और उसकी नजर ड्रिगो पर गई, वफादार साथी, जो गेंद मुंह में दबाए वापस आया और उसे प्रोहाल के पैरों के पास छोड़ दिया। दोनों के बीच की ये छोटी सी समझ बहुत कुछ कह रही थी। जिज्ञासु इसाद्री ने आगे बढ़कर गेंद उठाई और उसे उत्सुकता से देखने लगी। तुम जानती हो, यह गेंद गंदी और पुरानी है। ओमुद्री की आंखें कोमल हो गईं और उसने इसाद्री को आश्वस्त किया। कोई बात नहीं इसाद्री, सब ठीक है। चलो हम फिर से खेलते हैं। समूह मंदिर के सामने खुली जगह पर चला गया, गेंद पकड़ने के खेल में शामिल होने के लिए तैयार। पकड़ो। प्रोहाल पूरे जोश से आगे बढ़ा, उत्साह के साथ ओमुद्री को संकेत देता हुआ। मुझे फिर से दो, इस बार मैं पकड़ लूंगी। समूह फिर से खेलने लगा। डूबते सूरज और हल्की रोशनी के बीच उनकी हंसी गूंजती रही। जैसे जैसे शाम गहरी हुई, प्रोहाल, ओमुद्री, इसाद्री और ड्रिगो का बंधन और मजबूत होता गया, रुद्र मंदिर के शांत मैदान में एक सुंदर याद बनकर। उन्हें देखो रेभानी, कितनी खुशी से खेल रहे हैं। ताजी हवा और प्रकृति में इतने घुले मिले लग रहे हैं। यह जगह सच में किसी स्वर्ग जैसी है। हाँ काव्या, यहाँ आकर मन हल्का हो जाता है। बिल्कुल शांत, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बस सादगी और सुकून। दोनों माओं की आवाजें शांत वातावरण में घुल मिल रही थी। यह सचमुच सुंदर है, लेकिन हम कल डेलभीरा जाएंगे। उदासी का एक संकेत उनकी अभिव्यक्ति को छू गया। हाँ, मैं भी डेलभीरा जा रही हूँ। जयद्वल कालमाटी का और पूरे श्राभाला का व्यवसाय संभाल लेगा। वाह रेभानी, यह तो बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम फिर से साथ हो गए हों। अब हम डेलभीरा में अपने दिन हंसी और खुशियों से भरपूर बिताएंगे और यहाँ श्राभाला में भी सब कुछ आराम से चलता रहेगा। सच में यह समय हमारे लिए शांति और आनंद से भरा होगा। हाँ बिल्कुल। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ डेलवेक्स टावर में रह सकती हो। थैंक यू काव्या, लेकिन मेरी आर्मेंडिया में जिम्मेदारियां हैं जहां मेरी माँ रहती हैं। साथ ही जैसा कि तुम जानती हो, मैं डॉक्टरिंग भी अपने जुनून के रूप में करती हूँ।
इसलिए मुझे सब कुछ संभालना होगा। तुम सचमुच उल्लेखनीय हो रेभानी, इतनी सुंदरता से सब कुछ संभालती हो। लेकिन तुम्हें पता है, सारी अराजकता के बीच हमें जीवन के सरल क्षणों का आनंद लेना याद रखना चाहिए। बिल्कुल, अब हमें ही देख लो, इस शांत जगह की खूबसूरती में खोए हुए, एक साथ समय बिताते हुए और भीतर से संतुष्ट महसूस करते हुए। यही तो असली जीवन है। शायद यह वातावरण का असर है, या शायद द्रोणाभीर की बातें मन में कहीं गूंज रही हैं। जो भी हो, अब मैं इस आध्यात्मिक रास्ते को समझना चाहती हूँ, अपने भीतर की शांति को सच में महसूस करना चाहती हूँ। यह अद्भुत है। मुझे हमेशा प्रकृति से एक अपनापन महसूस हुआ है, लेकिन मैंने भी अपने आध्यात्मिक पक्ष को कभी सच में गहराई से नहीं समझा। शायद हम दोनों साथ में इस सफर पर चलें, जो हमें अपने भीतर का असली संतुलन खोजने में मदद करे। हाँ काव्या, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। उनकी बातचीत आगे बढ़ती रही और उनकी नजरें मंदिर के सामने खेल और बातें करते प्रौहाल, ओमुद्री और इसाद्री पर टिक गईं। देखो, इतने कम समय में ये कितने अच्छे दोस्त बन गए। सच में कमाल है कि कैसे इनका रिश्ता इतना गहरा हो गया। हाँ, अजनबियों से शुरू हुए थे और अब तो अलग ही नहीं होते। मैंने ओमुद्री को कभी इतना खुश नहीं देखा। प्रौहाल ने उसे बहुत कुछ नया सिखाया है। काव्या और रेभानी ने मुस्कुराते हुए मातृ स्नेह और गर्व के साथ उनकी उभरती दोस्ती को महसूस किया। गोधूली गहराते ही गांव शाम की शांत सुंदरता में डूब रहा था। तभी अचानक धरती हल्का सा कांपी, एक अनचाहा कंपन जिसने पूरे वातावरण को हिला दिया। कंपन रुकते ही काव्या सहम गई और रेभानी की नजर में भी वही बेचैनी साफ दिखी। हाँ, मैंने भी जमीन हिलती महसूस की। विश्वनाथ एक शांत उपस्थिति, चिंतित अभिव्यक्ति के साथ काव्या और रेभानी के पास आए। क्या आपने हल्का भूकंप महसूस किया? हाँ, हमने महसूस किया। चिंता मत करो, यह काफी हल्का है। हमने कभी कभी ऐसे झटके अनुभव किए हैं, लेकिन वे साल दर साल अधिक बार और तीव्र होते जा रहे हैं। यहाँ अब भूकंप अधिक बार आ रहे हैं। अधिकांश हल्के होते हैं, लेकिन यह अभी भी परेशान करने वाला है। हाँ, प्रकृति बहुत अस्थिर हो गई है। विश्वनाथ ने उनके अवलोकन से सहमति जताई। विश्वनाथ जी, समोरा की ये शांत हवा और सुकून हमारे पूरे सफर को खास बना रहे हैं। यहाँ ठहराने के लिए धन्यवाद। हम सच में हर पल का आनंद ले रहे हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है। जब भी शांति की जरूरत हो, तुम दोनों यहाँ आते रहना। समोरा हमेशा तुम्हारा स्वागत करेगा। धन्यवाद विश्वनाथ जी। रेभानी और काव्या ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए ईमानदारी से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।